अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हर कोई, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, बड़े शहर हो, देश हो, दुनिया हो, हर व्यक्ति केवल एक सवाल पूछ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या चाहते हैं? वो कैसी दुनिया चाहते हैं? वो कैसी व्यवस्था चाहते हैं? और वो कैसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं? जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं और जिस तरह के काम कर रहे हैं, उसको लेकर दुनिया भर में आलोचनाएं भी हो रही हैं। लेकिन अमेरिका में एक बड़ा वर्ग है जो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कट्टर समर्थक है और उनके पॉलिसीज़ का, उनके काम का और उनके फैसलों के पीछे खड़ा है। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जैसे विचार के लोग होंगे तो दुनिया कैसी होगी? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, बहुत से लोगों को लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप डोमेस्टिक अफेयर्स में फंस जाएंगे या डेमोक्रेट्स उनको घेरने में कामयाब होंगे, लेकिन सभी बंधनों को तोड़कर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने और साल भर के भीतर वो जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसको देखकर या तो हैरान है या स्तब्ध है। बहनों भाइयों, दुनिया में डिप्लोमेसी के नियम बदल गए। दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डिप्लोमेसी की लैंग्वेज बदल गई, भाषा बदल गई, विचार बदल गए, अलायंसेस बदल गए, नेतृत्व बदल गए। जिस डिप्लोमेसी को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही केयरफुल हैंडल किया जाता था, डिप्लोमेसी बहुत फ्रेजाइल होती है, उसको बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए बड़ी चुनिंदा भाषा, शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन और उसके लिए मल्टीलेयर चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सभी तरह की ब्यूरोक्रेसी और डिप्लोमेसी को ख़त्म कर दिया है। वो खुद टेलीविज़न कैमरों के सामने नामुदार होते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। पहले हर विषय को एड्रेस करने का एक लेयरिंग सिस्टम था कि जॉइंट सेक्रेटरी बोलेगा, डिपार्टमेंट का हेड बोलेगा, फॉरेन सेक्रेटरी बोलेगा, फॉरेन मिनिस्टर बोलेगा, वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे, देन राष्ट्रपति बोलेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, नियम बदल चुके हैं। अब सब खत्म, सिर्फ एक व्यक्ति, और वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या अब के पहले कोई ऐसे अमेरिका की कल्पना दुनिया ने की होगी कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को रात में सोते समय उसके घर से घसीट कर उठा ले जाया जाए? कभी आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के पश्चात जिस यूरोप ने अपनी सुरक्षा का पूरा जिम्मा नेटो अलायंस, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, उसको दिया हो? आज उसी नाटो की जमीन को कब्जा करने का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ग्रीनलैंड। पूरा यूरोप असहाय है, बेबस है और कुछ न कर पाने की हैसियत में। इतना लाचार यूरोप मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जिसको सुरक्षा का जिम्मा था, वही अब उनकी जमीन को कब्जा करने की बात कर रहा है। बहनों भाइयों, लोग कहते हैं कि मिलिट्री रखना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है। यूरोप के देशों ने एकीकरण के पश्चात, नेटो अलायंस वर्ल्ड वॉर सेकंड के गठन के पश्चात अपनी फौजें कम कर ली, आयुध के सामान कम कर लिए, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खत्म कर लिए और सुरक्षा का अधिकांश भार सभी सदस्य देशों के साथ अमेरिका पर आ गया, इंग्लैंड पर आ गया। और आज वो क्या कर रहे हैं? आज पूरा यूरोप बड़ी शिद्दत से इस बात को लेकर महसूस कर रहा है कि अगर उनके पास एक शक्तिशाली आर्मी होती तो उस कॉन्टिनेंट पर इस तरह से नेटो अलायंस का नेतृत्व करने वाला एक देश ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात नहीं करता। और जब मैं ये डिबेट कर रहा हूं, किसी भी वक्त ग्रीनलैंड पर अमेरिका बलपूर्वक कब्जा कर सकता है। यूरोप रूस और अमेरिका के बीच है। इधर से अमेरिका मार रहा है, उधर से रूस चढ़ा आ रहा है और उनके पास अपनी आर्मी नहीं है। बहुत प्रगतिशील विचार के लोग हैं यूरोप के, विकास के हर पैमाने पर उच्चतम उठते चले गए, लेकिन आज सुरक्षा न होने की वजह से लाचार हैं कि कोई उनकी जमीन छीने ले रहा है और कोई नहीं बोल रहा उनके लिए। इसलिए आर्मी होना, सशक्त होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास शक्ति है तो कभी आपका शोषण नहीं होगा। लेकिन बहनों, एक बात और भी है। इतिहास खुद को दोहराता है। कैसे? कभी यही यूरोप ने अमेरिका को अपना गुलाम बनाया था। 17वीं सदी, 16वीं सदी, यूरोप के लोगों ने पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लिया था।
और वहाँ के मूल निवासियों से गुलामी कराते थे। यूरोप के एक एक देश गए और इन्होंने कब्जा किया, स्पेन से लेकर जर्मनी तक, पुर्तगाल तक। ये सब लोग अमेरिका के ज़मीन पर कब्जा करते थे और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर काम धंधा कराते थे। आज समय बदल गया है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज अमेरिका आ रहा है यूरोप की ज़मीन को कब्जा करने, और इनमें से किसी की औकात नहीं है, किसी की भी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका का सामना कर सके। बहनों भाइयों, 5 मिनट भी नहीं रुक पाएंगे। कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जहाज पर बैठे हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड के पास सिर्फ 2 कुत्ते खींचने वाली गाड़ियां हैं और वो अमेरिकन फोर्सेस का डिफेंस सेकंड्स भी नहीं कर सकती है। इतनी खुली चेतावनी और धमकी कौन दे सकता है। ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि दुनिया का कोई मुल्क अगर ईरान के साथ धंधा करेगा 25% का अलग टैरिफ देगा। अब किसकी हैसियत है कि अमेरिका को नाराज करके ईरान के साथ धंधा करे। भारत का तेल, भारत की तमाम वहाँ से अर्थव्यवस्था जुड़ी है। अमेरिका ने अपने यहाँ 50% टैरिफ जोड़ रखा है। अब अगर हम ईरान से खरीदते हैं तो 25%, यानी वर्ल्ड ऑर्डर को डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से तहस नहस कर रखा है। वो ये तय करेंगे कि आपका रिश्ता किससे और कैसे होगा। तो मैं फिर यही सवाल पूछता हूँ, और दुनिया के वो इकलौते राष्ट्रपति हैं जो डंडे के जोर पर धमका कर पीस प्राइज लेना चाहते हैं। आपने कहीं सुना होगा, शांति का पुरस्कार वो धमका के लेना चाहते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप की खासियत है और यही उनको यूनिक बनाती है। तो आज चर्चा करेंगे ट्रंप आखिर चाहते क्या है, सुनिए। I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. तो बहनों भाइयों, आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प है। संजय सिंह रूलिंग पार्टी बीजेपी के लीडर हैं, मनीष सिंधी देश की अपोजिशन यानी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और अनिल त्रिगुणायत जी हैं, फार्मर डिप्लोमेट हैं, मेरे साथ भारत की राजधानी नई दिल्ली से जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव बहुत ही जाने माने विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर सुनील कौशिक बहुत ही जाने माने पत्रकार राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो अनिल त्रिगुणायत जी, कार्यक्रम की शुरुआत सर आपसे करना चाहता हूं, और मैं जो डिबेट के प्रारंभ में मैंने जो प्रश्न उठाया वही सवाल आपके पास समर्पित करता हूं, और आप हम सबको इनलाइटन करिए, बताइए कि ट्रंप साहब चाहते क्या हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो एक आधिपत्य चाहते हैं कि मैं जो कहूं वही सच है और वही होगा। और आप ये देखिए कि भले ही उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो नवंबर में आई थी वो निकाली है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है पूरी दुनिया का पुलिसमैन नहीं बनना चाहता है। वो सिर्फ अपना पैसिफिक में जो उनका एरिया है पीछे वहीं पे कंट्रोल करना चाहता है। इसका मतलब पूरे लैटिन अमेरिका और अमेरिकाज को या वेस्टर्न कंट्रीज को मिलाकर के आप कहिए कि वो अपना पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि चीन जो है वो ताइवान और एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रोल कर ले, रशिया ईस्टर्न यूरोप उधर कर ले। तो एक तरह से 3 जो है प्राइमरेट बन जाएगा डिवाइडेड वर्ल्ड का। लेकिन वो सब करने का कहना है, वो कहने की बात है, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक्शन लिए हैं, जगह जगह सारी दुनिया में टैरिफ्स को यूज किया है, तो उससे तो साफ जाहिर है कि ये कहने की बातें हैं कि मल्टीपोलैरिटी को हम बढ़ावा देते हैं। उनको सिर्फ चाहिए कि किसी ना किसी तरह से दोबारा से जो अमेरिका की पावर है, जिसको वो कहते हैं कि बाइडन ने या दूसरे डेमोक्रेट्स ने उसको खो दिया था, उसको वो रिस्टोर करना चाहते हैं। अमेरिका को उनका कहावत यही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बाय हुक और बाय क्रुक। तो वो मेनली उसके चलते, या अमेरिका फर्स्ट भी बोलते हैं उस स्ट्रैटेजी को, उसको वो किसी भी तरह से, एक तरह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरी जो जिस तरह से एक व्यवस्था थी दुनिया को, जो अमेरिका ने खुद बनाई या वेस्टर्न कंट्रीज ने की पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसको उन्होंने खुद ध्वस्त कर दिया। आज वो अपने आप एक नई तरह की व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें अमेरिका की पूरी सुप्रीमेसी हो। और मैं समझता हूं कि आजकल ज्यादातर देश, अगर आप देखेंगे, भारत को छोड़ दें और चीन को छोड़ दें, साउथ अफ्रीका और रशिया को, 4 देशों को अगर आप छोड़ दें,
तो बाकी 90% देशों ने जो भी ट्रम्प ने माना है, चाहे वो ट्रेड के बारे में हो, टैरिफ के बारे में हो, हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया है और उसका नतीजा उन्हें सर, खुद ही भारत के भुगत रहे हैं। सामने क्या विकल्प है जब हमारे सामने वो लगातार इतनी दुश्वारियां उत्पन्न कर रहे हैं और अब ईरान के साथ व्यापार करने पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं? तो क्या अमेरिका तय करेगा कि कौन सा देश किसके साथ किस तरह का रिश्ता रखे या किसके साथ धंधा करे और किसके साथ ना करे? देखिए, अमेरिका कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। और ये हमने दिखा दिया है, आज से नहीं है, कितने दिनों से, 1 साल से तो चल ही रहा है उनका। जी। हर बार वो ये कहेंगे कि साहब हमारी बड़ी मित्रता है, भारत एक इम्पोर्टेंट देश है, लेकिन वो आपके ऊपर ये भी रीजन ये है कि देखिए, अभी हमारे पास में अमेरिका से जो हम डील कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरह से कर रहे हैं। आप 50% टैरिफ लगाया, लेकिन 50% से ज्यादा जो आपकी चीजें हैं एक्सपोर्ट होती हैं अमेरिका को, वो उस टैरिफ के परव्यू से बाहर है। ये भी आप देख लें, क्यों? आपने क्योंकि कभी उनको सोचा वो होगा, चीजें आपका चाहिए। लंबा अनुभव रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति इस मिजाज का होगा जिसने पूरी डिप्लोमेसी की ही ऐसी तैसी कर दी? अब तो डिप्लोमेसी शब्द ही खत्म कर देना चाहिए। वो उसको बंदा डायरेक्ट डिप्लोमेसी आता है, बोलते ही कुछ नहीं भी है बोल आजकल, देता तो है। इसको तो डिप्लोमेसी कहते हैं। या वो अपना उसको ट्रूथ सोशल बोलते हैं, उसके ऊपर जो बोल दिया कल सुबह, जो समझ में आया बोल दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई उनके एक मेथड इन मैडनेस है, तो वो भी अपनी तरह से करते हैं। लेकिन देखिए, हम चाहे कुछ भी करें, अमेरिका एक रियलिटी है, जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जी, सारी दुनिया के सब देश उसके साथ चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते हों। थैंक यू सर, लेकिन शुक्रिया। अच्छे प्लीज सर रिश्ते हमारे एक साथ तरफ बने से नहीं हो रहिएगा, मैं सकते। इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर सुनील कौशिक जी मुझे राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट हैं, विदेश मामलों के बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट और जानकार हैं। बहुत शुक्रिया कौशिक जी, आज मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे भी वही पूछना चाहता हूं, आज फिर रात में ऐलान हुआ कि जो ईरान के साथ धंधा करेगा उसको 25% का टैरिफ देना होगा। हमारे तरह तरह के बिजनेस है। अब सर ये बताइए कि ट्रम्प साहब चाहते क्या हैं, क्योंकि कोई कह रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ग्रीनलैंड ले लेंगे। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका के चरित्र को समझना पड़ा। ट्रंप साहब का चरित्र तो बहुत आगे निकल गया। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बनाने के साथ साथ कौन देश किसका सदस्य होगा, कौन देश किसका सदस्य नहीं होगा, ये अधिकतर अमेरिका निर्णय करता रहा। और हम बहुत कई दशकों से हम देख रहे हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य स्थायी क्यों नहीं बन पाया। और अधिकतर, इस शब्द को मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि अधिकतर बहुत सारे देश इसी चक्रव्यूह में फंसते चले गए और अमेरिका अपना काम करता रहा। आज रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध क्यों? वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, नहीं बनने देंगे, वो बनेगा, और इसी को लेकर के युद्ध। आप देखिए कि अधिकतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कीजिए, फिर लगा के कुछ देश अलग निकलते जा रहे हैं। कोई G7 बना लिया, G5 बना लिया, फिर G20 हो गया। तो ये अमेरिका की जो, ट्रंप साहब तो खेल रहे हैं, लेकिन ट्रंप अमेरिका की आप रणनीति को आप समझिए। उनने कि ये सारे बड़े देश चले निकलते जा रहे हैं हमारे शिकंजे से, जो हमने चक्रव्यूह जिन संस्थाओं को लेकर के रचा था। फिर नहीं, क्वाड बना लीजिए साहब, क्वाड में हम सब लोग खड़े होंगे। और फिर क्वाड का एक चक्रव्यूह 1 दशक 1.5 दशक तक चलता रहा, कौन इसका सदस्य बनेगा। और उस क्वाड के बाद आप देखेंगे फिर क्वाड का क्या हुआ। अंतोगत्वा आज हम 2025 में ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो पिछले 5 दशकों से जो रणनीति बनी उसमें वो कामयाब रहा। और उसके बाद ट्रंप जैसा एक ऐसा राष्ट्रपति उनको मिल गया, जो मैं कहूं वो पागल, पागल भी मैं कह रहा हूं उनको, सुबह कुछ, दोपहर को, शाम कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी संस्थाएं जो अमेरिका की हैं वो एक व्यक्ति के कहने पर ही घूम रही हों, अब मैं एक ही कुछ व्यक्ति के उदाहरण कहने आपके पर। सामने रखना चाहता हूं। दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्रपति मिलेगा जो खुद को बयान जारी करके कहे कि मैं दूसरे देश का एक्टिंग राष्ट्रपति हूं? व्हाट ए शेम। मतलब आप डिप्लोमेसी की तो मैंने कहा ना, उन्होंने तो वाट लगा दी है। नहीं, और इस ये तो ब्रजेश जी, इस डिप्लोमेसी में, मैं वही कह रहा हूं, अपमानित ये कर रहे हैं वहां के कूटनीतिक लोगों मैं को। तो कहूंगा आप इसको। मैं ये कहूंगा कूटनीतिक इस चक्रव्यूह में पिछले 5 दशक से सारे देश इसमें उलझे हैं। वो अब निश्चित तौर से मुझे लगता है अमेरिका के चरित्र को समझ गए होंगे कि उनके अमेरिका के लिए सबसे प्रथम क्या है। और जो ट्रंप साहब करके जा रहे हैं,
मैं कह रहा हूं इसकी भरपाई के लिए अमेरिका को कई कई दशक लग सर जाएंगे। मैं एक लाइन तब में ये कहना चाहता हूं कि भरोसा। अमेरिका ने दुनिया का विश्वास खो दिया है, वो नैतिकता खो दी है जिस नैतिकता की बुनियाद पर वो दूसरे देशों को सबक और सीख देते आए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये ब्रजेश जी, कई दशक लग जाएंगे इस भरोसा और विश्वास को वापस आने में। और सर ये हमारा तो अमेरिका चलो के ठीक है, हम कई टैरिफ से निपट लेंगे, उनका बताओ जिस नाटो अलायंस का नेतृत्व कर रहे थे, कह रहे थे ये प्लाट अच्छा है हमको दे दो। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो जो सारी चीजें बताई, आप देखिए कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध का शुरुआत कहां से हुई? नाटो से हुई ना। आज नाटो से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं। जिस नाटो का सदस्य यूक्रेन बनना चाह रहा था और पिछले 3 साल से युद्ध लड़ रहा है, उस नाटो से अमेरिका ने बाय बाय कर दिया कि कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये जो चरित्र अमेरिका का है, मुझे लगता है बहुत सारे देश इसको समझ गए होंगे। और इस समझने के बाद जो भी देश रणनीति बना रहे हैं, आप देखिए ना, जो टैरिफ लगने के बाद लग रहा था कि भारत में भूकंप आ जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, वो नहीं हुई ना। सर तो हम अब तो उसकी ठीक समझ में आ है, रहा है धीरे मैं तो यूरोप को सलाह देना चाहूंगा कि पुतिन से दोस्ती कर लो, वो उतनी महंगी नहीं है जितना ट्रम्प से दोस्ती महंगी। वो ठीक कह रहे हैं आप। और आप देखिए, जर्मनी के साथ हमारा 27 समझौते जी हुए हैं। और देश हमारा रणनीति बना रहा है, और निश्चित तौर से बड़ा सार्थक शब्दों में, बड़ा नपे तुले शब्दों में हमेशा अमेरिका को जवाब मिला है। जी, बहुत तो शुक्रिया सर, इसमें भी प्लीज हमारा कंटिन्यू विद बड़ा अस सर। हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के बड़े टॉप एक्सपर्ट हैं, राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। संजीव भाई बहुत शुक्रिया। क्या आपने कभी इस तरह के अमेरिकन प्रेसिडेंट की कल्पना अपने पूरे कैरियर के दौरान देखी थी कि अगला आदमी आता है और कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, और एक देश का राष्ट्रपति होते हुए दूसरे देश का खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर सकता है? सर ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं मिलेगी? मैं तो कहता हूं पढ़ाया जाना चाहिए ये कि क्या नहीं हो सकता है। धन्यवाद ब्रिजेश जी, एक बार फिर से मुझे अपने आपके शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैंने ऐसी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की थी, और मैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में मैंने गहन अध्ययन, विश्लेषण और लेखन का कार्य किया। और पिछले 25 वर्षों में मैं बड़े विश्वास के साथ ये कहा करता था कि भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार प्रगति हो रही है। ये जो संबंध है हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन कर रहे हैं, ऊंचे पायदान की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मैं आज इस बात को अवश्य मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका के संबंधों की जो नींव है वो बहुत ही मजबूत है। उसको कोई एक व्यक्ति अगर हिलाने का अगर वो की कोशिश करे, साजिशें रचे, तो वो नींव हिला नहीं सकता। क्योंकि ये जो संबंध है, ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। लेकिन इस अमेरिका जो कि अपने आप को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है, वो है भी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा अब जो व्यवहार दर्शाया गया है, वो सर मैं आपकी सराहना करता हूं कि अभी भी आप उस तरह के अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक डिप्लोमेट को करना चाहिए, पर अफसोस की बात है कि ट्रंप को ये पसंद नहीं है। लेकिन इसका जो शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ब्रिजेश जी, वो मैं भविष्य को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लोग हैं जिन्होंने उस राष्ट्र को बनाया है, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी, वहाँ के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और बड़े ही पुराने जो समय का ये बना हुआ और एक नए तरीके का समाज जो विकसित किया गया था, उसकी जो फाउंडेशंस हैं, उसका जो मूल चरित्र है, उसकी सराहना अवश्य की जानी चाहिए। लेकिन उसका जो लीडर आज के समय का है, जाहिर है कि वो बहुत ही निराशाजनक उन्होंने वातावरण बना करके रखा हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरीके का अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्या करना चाहिए? हमारा कंसर्न पहले अपनी कंट्री है, हमको अपने इंटरेस्ट कैसे सर्व करने चाहिए। अब उन्होंने जैसे प्रतिबंध लगा दिया, वेनेजुएला से कोई नहीं ले सकता, ईरान से कोई नहीं ले सकता। हमको अपनी ज़रूरतों के, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हो, हम अपने अपनी ज़रूरतों को कहाँ से पूर्ति करें फिर हम? देखिए ब्रिजेश जी, भारत की जो नीति है, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, आर्थिक नीति हो, बहुत ही कंसिस्टेंट है, क्लियर है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरी है, संतुलित है।
और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार की जो प्रतिक्रिया अभी तक सारे इन विषयों पर रही है, अमेरिका के प्रोवोकेशंस पे, अमेरिका के एग्रेशन पे, वो बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया भारत ने दी है और यही भारत के हित में है। और लेकिन एक बात ब्रिजेश जी आपने नोटिस की होगी कि भारत ने अपने सारे डिप्लोमेटिक मनूवर्स के माध्यम से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से अमेरिका को बता दी है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। और जब मैं रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता हूं तो मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि रणनीतिक स्वायत्तता का आशय यह है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील को लेकर के उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया, उसमें अमेरिका को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया था, हमारी सरकार ने बता दिया था कि जो कृषि का क्षेत्र है, डेयरी का क्षेत्र है, फिशरीज का क्षेत्र है, वो ओपन नहीं किया जाएगा। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल क्यों नहीं हो पा रही है? कोई प्रॉब्लम है? देखिए, ट्रेड डील तभी फाइनल हो सकती है कि जब एक विन विन फार्मूला इमर्ज करे। और इस विन विन सिचुएशन में कुछ बातें, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुछ सेक्टर्स हैं उसको भारत ओपन नहीं करेगा चाहे आप कितना भी दबाव बना ले। और दूसरा ये है कि जो ऐसी डील होनी चाहिए कि जिसमें कि भारत इनकी शर्तों से संतुष्ट हो। अभी जो वर्तमान समय में जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें अनेक ऐसी बातें दिखाई देती हैं कि जिसमें अभी सहमति बनना बाकी है, विन विन सिचुएशन को आना बाकी है। और जब तक ये जो विन विन फार्मूला इजाद नहीं हो जाता ब्रिजेश जी, तब तक भारत किसी ऐसी डील पर साइन नहीं करने जा रहा है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। लेकिन एक बात मैं अवश्य डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा, मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो नीतियां हैं वो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही है। अमेरिका की जो पहले का भी व्यवहार रहा है उसके बारे में अनेक तरीके का जो विश्वास का जो संकट है वो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट पहले से ही मैं एक फेस करता फैक्ट रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि ग्रीनलैंड नाटो का अलाइज है, एक सदस्य देश है, स्वायत्त शासित एक क्षेत्र है जो डेनमार्क के अधीन है, लेकिन नाटो का मेंबर वो भी है और उसको पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश हो रही है और यूरोप में सन्नाटा छाया हुआ है। देखिए विजय जी, सन्नाटा नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि यूरोप के राष्ट्र अब प्रतिरोध करना उन्होंने उसके कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। अभी आज ही एक रिपोर्ट है कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जो कि पूरे आर्कटिक रीजन की सुरक्षा के लिए, और जाहिर है कि उसमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड शामिल है, उसके लिए वो स्वयं से अपना कोई इनिशिएटिव लेने के बारे में विचार कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कहना कि वो सिक्योरिटी के रीजन से और ग्रीनलैंड की रक्षा करने के लिए ये कदम उठाने जा रहे हैं कि उसके ऊपर आप अब सर सामने है, बगल में आप हमारा घर हो और आपका प्लाट बगल में हो, हम ये कह दें कि सुरक्षा कारणों से आपके इस प्लाट पे हम कब्जा कर रहे हैं, ये कौन सी बात? बड़े सम्मानित एक सवाल मैं करना चाहता हूं। और कह रहे हैं कि अगर आपने कब्जा नहीं किया तो अनिल त्रिगुणायत जी कब्जा कर सकते हैं, मतलब रूस कर सकता है, चाइना कर सकता है। ये तो उसी तरीके की बेवजह की बातें हुई। देखिए, एक सवाल भी मैं करना चाहता हूं कि क्या नाटो का आर्टिकल 5 ग्रीनलैंड पर लागू नहीं होता है? क्या डेनमार्क की जो टेरिटरी ग्रीनलैंड के ऊपर यदि चाइना और रशिया ने कोई हमला कर दिया तो क्या नाटो का आर्टिकल 5 सिर्फ रशिया? सर आप मुझे बताओ, क्या यूरोप में इतना दम है कि अमेरिका का 5 मिनट सामना कर लेंगे? देखिए, अगर वो कल सुबह अपने सैनिक उतार दें, कह रहे थे कुत्ता खींचने वाली गाड़ी है उनके पास बस। देखिए, अफगानिस्तान में तो ये टिक नहीं पाए, रातों रात भागना पड़ा। इराक में टिक नहीं पाए, वहां से अपने सैनिकों की जानें गंवा करके भागना पड़ा। तो यूरोप का ये क्या मुकाबला करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सर अफगानिस्तान का तो मैं इस मामले में बड़ा प्रशंसक हूं सर, कि जिसको भी लगे कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूं, बहुत बड़ा एम्पायर है, एक बार वो अफगानिस्तान में हाथ आजमाए सर, मुंह की खाएगा। वो एक अलग टेरिटरी है सर, वो एक अलग रेस है, अलग किस्म की ब्रीड है सर, वो उनसे सब कोई लड़ ही नहीं सकता। मैं संजय सिंह को इनवाइट करता हूं, रूलिंग पार्टी बीजेपी के लीडर हैं। संजय जी आपका शुक्रिया। तो बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर एक भी रुपए का सामान खरीदा ईरान के साथ तो संबंध तो खराब होंगे ही। 25% का अलग टैरिफ, 50 पहले से हम पर इम्पोज है, 25 और लग जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो संकट है, अभी हमारे जो डिप्लोमेट हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी बातें काफ़ी निकल के आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने संकट है इस समय जो यूनिपोलर वर्ड से मल्टीपोलर वर्ड की तरफ दुनिया जा रही है,
और जो उनकी जो डॉलर को जो चुनौती मिल रही है, सबसे बड़ी दिक्कत डोनाल्ड ट्रंप को डॉलर को चुनौती मिल रही है चाइना और ब्रिक्स से खास तौर से, और इधर भारत भी बहुत बड़ी इमर्जिंग आर्थिक ताकत बन रहा है। और एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, अमेरिका भारत को बहुत तरक्की नहीं देखना चाहता है। ये बिल्कुल उसके दिमाग में बहुत साफ घुसा हुआ है कि वो हम दूसरा चीन नहीं बनने देंगे भारत को। अब ये भारत की अपनी खुद की क्षमता है कि हमें आगे बढ़ना, और बढ़ भी रहे हैं हम लोग उसमें। दूसरा है क्या, देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है वो क्रूड ऑयल पर कब्जा करना, और क्रूड ऑयल और डॉलर आपस में जुड़ा हुआ है, इसी को लेके ये सारा नाटक चल रहा है। दूसरा भी अभी एक्सपर्ट्स ने और बहुत अच्छी बात कही, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का अंदर एक ये भाव भी है कि हम कई जगह पिटे हैं। ये वहाँ की अभी मैं पढ़ रहा था, वहाँ जो 60 ईयर प्लस की जनरेशन है जिन्होंने ताइवान में हार देखी है, मतलब वियतनाम में अमेरिका को भागते हुए देखा है, जिन्होंने इराक से भागते हुए देखा है, इराक को बर्बाद कर दिया, क्या मिला, छोड़ना पड़ा, अफगानिस्तान का आप बता ही रहे हैं, ऐसे कई जगह से अमेरिका को छोड़ के जाना ही पड़ा। तो उस ह्यूमिलेशन को किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप उस जनरेशन के ह्यूमिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहते हैं इस तरह के कारनामे करके। लेकिन अब इतना मैं एक चीज आपको बताऊं, अभी उन्होंने कहा था ना पिछले महीने 2 महीने पहले जी कि बगराम एयरपोर्ट अफगानिस्तान हमको दे दे, नहीं तो हम ले लेंगे वापस। जी अफगानिस्तान ने कहा दम हो तो आओ ले लो, जमीन में आना पड़ेगा। अब ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सैनिक भेजने की स्थिति में अब ये अमेरिका भी नहीं है। इंटरेस्टिंग है इसमें। आओ ले लो, कह तो रहा है, आओ ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत पसंद है। देखिए भाई साहब बिल्कुल साफ साफ कहता है। बगराम एयरपोर्ट को अफगानिस्तान का जो तालिबान शासन है वो चाहता है इंडिया आए वहां। अब आप स्थिति समझिए इस बात को। चले जाइए। नहीं चल, देखिए भारत जो डिप्लोमेसी जो करता है वो इतनी उसकी अपनी अलग डिप्लोमेसी है। और दूसरी बात जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑटोक्रेटिक वे ऑफ जो चल रहा है उसका मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। अभी तक अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं, कहीं भी सैंक्शंस इंपोज करना होता था, कहीं भी वॉर में जाना होता था तो वहां की कांग्रेस से अप्रूवल लेते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब कांग्रेस से नहीं ले रहे, डायरेक्ट अपने जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उनको किसी से सीख ले रहे हैं वैसे वो। उनसे अब जो भी है किसी से सीख तो ले रहे हैं वो। उसके तहत वो ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो ये उन संजय भाई, एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी का से तो इस्तेमाल सीख कर ले रहे रहे हैं हैं वो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो चैलेंज है वो डॉलर को है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं गोल्ड का रिजर्व भारत भी बढ़ा रहा है, चीन भी बढ़ा रहा है, रूस भी बढ़ा रहा है। तो ये चुनौती डॉलर को दी जा रही है, जो गोल्ड रिजर्व हम लोग बढ़ा रहे हैं। ये सब दिक्कतें डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रही हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा चिंतित है। अमेरिका के अस्तित्व का भी मामला कहीं फंस रहा है इसमें, जो हेजेमनी है अमेरिका की। बहुत शुक्रिया। मैं मनीष सिंघवी, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष जी आपका स्वागत। आपसे भी वही सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप तेल चाहते हैं और उस तेल पर कब्जा चाहते हैं। आप ये देखिए कि कतर से बोइंग गिफ्ट लेते हैं, सऊदी अरब से अच्छे रिलेशन रखते हैं, मगर ईरान से उन्हें दिक्कत है क्योंकि ईरान उनकी बात नहीं मानता। यानी जो लोग उनकी बात मानेंगे वहाँ तो ठीक है, वेनेजुएला नहीं तो कब्जा कर लेंगे, प्रेसिडेंट को रात में उठा लेंगे घर से। तो ये जो पूरा उनका जो साम्राज्य है वो तेल पर कब्जा चाहते हैं। और अमेरिका की लंबी नीति रही है, बस कभी थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में रही है, कभी दबा छुपा के रही है, अब ये थोड़ा नंगई से कर रहे हैं जो ट्रंप कर रहे हैं। मगर है नीति पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1945 के बाद आज तक अमेरिका का पूरा खेल यही रहा है कि हम उस पूरे गल्फ के उस हिस्से पे जहाँ तेल है, और आप ये भी देखिए अमेरिका अपने रिजर्व को सुरक्षित रखता है, वहाँ लगातार काम एक्सप्लोरेशन पे होता है, ड्रिलिंग पर होता है, और उस अपने तेल को सुरक्षित रखता है। दुनिया भर में जो तेल की मार्केट है उस पर कब्जा करके बैठना चाहता है। मसला बहुत महत्वपूर्ण ये है पूरा कि गल्फ उनकी गुलामी में है, कौन उनसे सामने बोल सकता है? मैं इस बात को ही तो कह रहा हूँ गल्फ कि कौन सी कंट्री है जो उनके खिलाफ खड़ी हो? मैं वो तय करते हैं कि कौन देश कहां से तेल खरीदेगा। बिल्कुल तय करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका ट्रंप या यूएस तेल पर कब्जा चाहता है। ट्रंप उसी बात को थोड़ा गंदे तरीके से गंदगी मचा के कर रहे हैं, गंदगी मचा के कर तो अमेरिका 70 साल से यही रहा है ना। ये थोड़ा गंदगी से कर अगला रहे हैं। नहीं, बल्कि इसको ऐसे कहो कि साफ साफ कह रहा है, साफ साफ नहीं कह रहा, मुलम्मा नहीं चढ़ा रहे। देखिए ये वर्ड एक ऑर्डर से चलता है, ये वर्ड एक ऑर्डर से चलता है। अगर वो नहीं चलेगा तो हम लोग जब पिछली बार यहां पर वेनेजुएला पे डिबेट करे तो यही तो बात थी, ऐसे तो क्योस हो जाएगा और वही उसी तरह दुनिया बढ़ रही है। खैर आप ये देखिए ये तो ऐसे हुआ जैसे मैं आपके मत्थे पे बंदूक लगा के ये कह दूं कि कहिए ये डिबेट नंबर 1 है और इसका पुरस्कार देखिए। आप ये देखिए कि हमारी डिप्लोमेसी कहाँ खड़ी है।
आप ये देखिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष देश, गुटनिरपेक्षता हमारा वो था, हम सही को सही और गलत को गलत, और इन दोनों सारे पावर से अलग रहकर एक राजनीति किया करते थे, डिप्लोमेसी रखा करते थे। आज की डेट में आप स्थिति देखिए, ईरान पर जो ये हो रहा है, जैसे चाबहार जो पोर्ट है वहाँ पर हमारा, उसकी वजह से हम सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में जाते हैं, हमारा जाना आसान हुआ, हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं हमारे, ईरान से हमारा ट्रेड भी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 24-25 में जो हमारा ट्रेड ईरान से हुआ, हम 800 मिलियन के ट्रेड सरप्लस में थे ईरान में, यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे और इंपोर्ट कम कर रहे थे। ईरान हमारा पार्टनर है। अब आप 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट कहाँ जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपकी डिबेट में तब से सुन रहा था, सारे लोग यूं बता रहे हैं जैसे सरकार, जैसे ना सावन के हंधे को सब सारा ही हरा दिखता है, सब हरा ही हरा लोग दिखता है। मैं प्लीज मैं अपनी बात कह लूं संजय भाई, आप भी कह लीजिएगा, आप रोका थोड़ी किसी ने, तो सब हरा ही हरा है, मतलब सारे लोग इस तरह से कह रहे हैं कि वो ये आपकी डिप्लोमेसी, आपके प्रधानमंत्री को खड़ा करके जर्मन चांसलर कह रहा है कि रशिया से संबंध मत रखिए, आपके जयशंकर को खड़ा करके पोलिश का एफएम कह रहा है कि रशिया से मतलब संबंध मत रखिए, उधर वो गाली दे ही रहा है कि मोदी जी हमको खुश करना चाहते हैं, आपके मुंह पे तमाचा पड़ रहा है, पूरी दुनिया मार रही तमाचा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इतनी नीचे गिरी जितनी फॉरेन पॉलिसी गिर गई है, मैं तो कहता हूं आजादी के बाद कभी तो नहीं कैसे रही। निपटा जिस जाए जमाने में ट्रंप हम जैसे? कमजोर हुआ करते थे, उस जमाने में हमारा एक रुतबा पूरे दुनिया में हुआ करता था। आज की डेट में ये जो विश्व गुरु हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में जलील करके रख दिया भारत को। आप होते सत्ता में, या आपसे मैं पूछा जवाब जाए दूंगा इस बात का। क्या करना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? आप अपने हितों की रक्षा करेंगे, कर तो रहे हैं आपने अभी, अरे आपने जवाब खुद ही दे दिया था जब आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है, तभी आपने इस बात को कह दिया कि हम खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं, हम आपसे नहीं सुनेंगे, हम अपनी पॉलिसीज खुद तय करेंगे। आप कहां कह पा रहे हैं? अरे वो अमेरिका है, अब अरे ऐसे भाई ना अमेरिका करो। है तो आप अपने सर पे झंझट जाएंगे ना कराओ। नहीं तो आप मान लीजिए फिर आप कमजोर देश हैं, फिर इतनी बड़ी बड़ी देख बातें नहीं करने रहे हो, की क्या खाली जरूरत है? प्लाट हमारा है, नहीं, 10 ग्रीनलैंड सेकंड। हमारा है। भाई, सर दस प्लीज, 10 सर प्लीज। सवाल इस बात का ब्रिजेश जी आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कह दिया, तो यहां फॉरेन पॉलिसी जैसी कोई चीज बची नहीं है, हम सबसे खराब दौर से गुजर रहे अच्छा, हैं। दुनिया में किस देश के पास फॉरेन पॉलिसी बची है? जब राष्ट्रपति खुद एड्रेस कर रहा है, दिन दोपहर शाम रात वो कुछ भी अनाउंस, तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या रह गया? जीरो। भाई सवाल यूनाइटेड नेशन जीरो, तो सवाल इस WHO बात जीरो। का है कि आप अपनी छाती पीटना बंद कर दीजिए। आप कहिए कि हम भी वैसे ही हैं, आप क्यों छाती पीटते हैं कि हम, आप तो चाहते हो कि हम जाके लड़ जाएं। आपको पता है कि आप अरे वो अमेरिका है, ऐसे अमेरिका मत के करो। धमकाने का नतीजा क्या हुआ है? आपका जो ऑयल का इंपोर्ट है अमेरिका से, वो नवंबर 25 में 7 मंथ के हाईएस्ट पे था। आप उसके धमकाने का नतीजा है ये। कुल 2% इंडिया इंपोर्ट थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया साहब, ये वीरेंद्र सिंह जी, डेटा है। हमारे स्टेट हेड साहब, ये डेटा है। ऑलरेडी का डेटा है। सर धन्यवाद। आपस में ऐसे ना करें सर। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में आ गए। वीरेंद्र जी, आप बताइए ट्रंप चाहते क्या हैं, आपकी समझ क्या कहती है? ब्रजेश जी, अमेरिका के राष्ट्रपति का इस समय निशाना 3-4 देशों पर है, जिसमें वेनेजुएला को वो ले चुके हैं, कोलंबिया, क्यूबा, ईरान, ये सब लाइन में हैं, और ग्रीनलैंड, इन सब को वो देर सवेर अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। कहीं पर तेल है, कहीं पर लौह अयस्क है, कहीं पर मिनरल है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। यूनाइटेड नेशन उन्होंने ख़त्म करके एक नया नाम दिया है, पैक्स सिलिका, एक वो संगठन बनाया उन्होंने इसी माह जनवरी में, और कहा है कि जिसको शामिल होना हो इसमें शामिल हो जाए। वैसे ट्रंप जब से आए हैं तब से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। अभी ट्रंप का कार्यकाल 1 ही साल का हुआ है, 2029 तक वो रहेंगे। पता नहीं कितनी दुनिया भर में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, कितने देशों पर वो कब्जा करेंगे, और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाएगी, क्या स्थिति बनेगी। अब तो आशंका इस बात की भी पैदा हो गई है कि अमेरिका में हर 4 साल पे जो राष्ट्रपति चुना जाता है, हो सकता है ट्रंप कहे कि अब जब तक मैं जीऊंगा मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा। ये भी वो ऐलान कर सकते हैं, चुनाव ना होने दें, कोई बड़ी चीज नहीं है। वैसे क्यूबा पे संकट ज्यादा तेज है ईरान की तुलना में, क्योंकि हमने अभी तक तो एक देश के राष्ट्रपति सुना था, अब वो कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला के भी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ब्रजेश जी, जैसे हमारे यहाँ अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है राज्यपाल को, प्रमुख सचिवों को अतिरिक्त चार्ज,
प्रमुख सचिव को या राज्यपाल को कि मध्य प्रदेश के साथ बिहार भी देखेंगे। तो ट्रंप ने स्वयं को घोषित कर लिया कि अब हम वेनेजुएला का भी प्रहार देखेंगे। और बड़ी विचित्र बात है कि वेनेजुएला के पास अपनी कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। क्यूबा के लोग उनकी रक्षा करते थे, बदले में वो क्यूबा को तेल और पैसा देते थे। अब क्यूबा के पास भी तेल सस्ता मिलेगा नहीं तो अर्थव्यवस्था उनकी डगमगाएगी, तो उसका फायदा, पहले भी अमेरिका वहाँ प्रतिबंध लगाए हुए है, तो वो देश देर सबेर टूट जाएगा। देखिए, एक बात साफ है कि अमेरिका अब अपनी दादागिरी से ऊपर आगे बढ़ चुका है और उसका साफ संदेश है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा हम उसको लहूलुहान कर देंगे। और पूरी दुनिया में कहा जाए तो हमारे यहाँ कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत ट्रंप चरितार्थ कर रहे हैं। अब ये लाठी कब तक चलेगी और इस ताकत के दम पर वो न्याय का बहाना लेकर कितने लोगों पर कब्जा करेंगे, ये भी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ी असमंजस सी स्थिति बन रही है पूरी दुनिया की। लेकिन अब करे क्या करे, किसके हाथ में है क्या? समस्या इस बात की है, भारत के अकेले अपना सर फोड़ ले जाके, भाई अभी तो रसिया है, चाइना है, ये सब ज़्यादा ताकतवर है, पहले ये निपटे। उनकी लड़ाई तो मेन इसी से है। भाई ट्रंप जो कर रहे हैं, जैसे अपने यहाँ प्रधान जी होते थे तो स्कूल पे आपको मैंने बताया लिखा रहता था कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि विद्या के लिए जितना भी धन आया है सब धन प्रधान का धन है। वैसे ट्रंप का हाल है कि दुनिया में जितना तेल है, अयस्क है, सब हमारा है। विद्या धनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सर्वप्रधान, कि सब विद्या के प्रधान लिए जी। गांव में जितना धन आया है सब हमारा है, प्रधान जी का है। तो प्रधान इस समय ट्रंप बने हुए हैं और वो सारे धन के भाई जो देखिए कितने आराम कहते से थे- सहज भाषा में डिप्लोमेसी के मायने समझा दिए। ये होता है एक जर्नलिस्ट की क्वालिटी। देखिए, न खाता न बही, जब यूएन कुछ नहीं रह गया, तमाम G20 कुछ नहीं रह गया, सार्क कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, तो जो ट्रंप का है वही सही, यही चल रहा है। अरे वो कब्जा तो- किए ले रहे हैं, कह रहे हैं ग्रीन फील्ड हमारा देखिए, है। ब्रिक्स खत्म हो गया, नाटो खत्म हो गया, यूएन खत्म हो गया और 2020 जैसे संगठन खत्म हो गए। तो वो तो बात सही है कि भाई जिसके पास ताकत है उसके दम पर वो सब चीज़ों को रौंदते जा रहे हैं। न कोई आर्थिक नीति है, न किसी देश के लोगों की मरने वालों की चीख उन्हें सुनाई दे रही है, न भूख दिखाई पड़ रही है। बड़ी विचित्र स्थिति होते जा रही। क्या अमेरिका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके सीईओ या चेयरमैन बने हुए हैं ट्रंप? अब वो कह रहे हैं खाली देखिए- प्लाट हमारा है, ग्रीनलैंड हमारा है। देखिए, अकड़ और अभिमान ये एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज अगर जनता नहीं कर पा रही है तो वक्त करेगी, प्रकृति करेगी। इस पर लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग लोगों के मुंह में रोटी छीन रहे हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अहंकार उनको भी ले डूबेगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो अहंकारी आदमी होता है उसको अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ती है जी, उसको समझ देर में आती है, तब तक दुनिया का बड़ा नुकसान हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो बड़े बड़े राजनयिक होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राजा एक गलती कर देता है, जनता को सजा सदियों तक भोगनी पड़ती है। कि लम्हों की खता से सदियों तक सजा पाते हैं लोग। लेकिन जी वीरेन जी। आज इस बात को सुनिएगा और भारत की सहिष्णुता को मानिएगा, जो इस बात का जो अहंकार नहीं करती, जो सबके ऊपर सब भारत की कूटनीति कहिए, भारत की सरलता कहिए कि हम जियो और जीने दो के सिद्धांत वाले लोग हैं। तो इस मामले में भारत सरकार की तारीफ होनी चाहिए। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जीत किसके लिए, हार किसके लिए और जिंदगी भर दुनिया में ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, तो फिर
इतना अहंकार किसके लिए? जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल इशू पर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अनिल त्रिगुणायत जी मौजूद हैं, फार्मर डिप्लोमेट हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिगुणायत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत इस वक्त ऑलरेडी कर रहा है, और मैं ये समझता हूं कि जो ट्रंप का जो रवैया भारत की तरफ रहा है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और बड़ी अच्छी बात हुई है। क्योंकि अभी तक हम यही सोचते रहे, और जैसा सबने कहा भी कि 25 साल तक कोशिश रही कि कैसे अच्छे रिश्ते बनाए जाएं, ये किया जाए कि ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी उनके साथ हो गई है। तो आज ये आपको पता लग गया कि लाइफ में ये सब चीज ट्रांजैक्शनल है, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो भारत ने क्या किया, जब इसने अमेरिका ने इस तरह से आपके ऊपर 25% लगाया, फिर 50% कर दिया टैरिफ, तो हमने डाइवर्सिफिकेशन किया। हमने इररिस्पेक्टिव कि कितना भी अमेरिका कितना भी अपना गुमान दिखाए, भारत को जो अपने राष्ट्र हित में करना है वो किया। चाहे हमें ऑयल खरीदना हो रूस के साथ, चाहे राष्ट्रपति पुतिन की विजिट हो भारत में, अमेरिका को पसंद नहीं आई ये बात, लेकिन हुई। चाहे हमें तियानजिन में जाना हो, रशिया, इंडिया, चाइना के तीनों लीडर्स एक जगह मिले, उससे वहां काफी हलचल मच गई इस बात से। तो दूसरी चीज ये है कि चाहे कितना भी एक साल के अंदर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी जोर लगाया भारत के ऊपर, ये सोचकर कि हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम उनको रिटेलिएट कर सकें। तो भारत ने रिटेलिएट के बजाय इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है। क्योंकि देखिए, जो हमारा झगड़ा जो अमेरिका के साथ जो तकरार इस वक्त है, वो एक वर्टिकल के ऊपर है, और वो वर्टिकल है ट्रेड का। और लेकिन हमारे रिश्ते जो हैं और भी कई चीज में, डिफेंस सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर के अंदर है, टेक्नोलॉजी के अंदर में है, वो सब तो चलते जा रहे हैं साथ साथ साइमल्टेनियसली। हम अलास्का में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ में युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं, उनसे असला भी खरीद रहे हैं, और वो भी हमें सप्लाई कर रहे हैं। जो मेरी भी चीजें, चिंता वो ये है सब भी कि चल अगर रहा है साथ अमेरिका साथ। पर हमारी निर्भरता इतनी बढ़ती गई, हम उनके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए, तो फिर वो अपनी टर्म्स कंडीशन हम पर डिक्टेट करेंगे। उसी को तो हमने डाइवर्सिफिकेशन में कह रहा हूँ ना, वही किया है भारत ने, और वही करेंगे भी। उसी तरह आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रह सकती है। और भारत एक सिविलाइजेशनल देश है। पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते थे, आज का नॉन अलाइनमेंट कहते थे, आज की डेट में उसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विद मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। तो अपना देश जो है, राष्ट्र का हित जो है, सर्वोपरि होता है। जी, किसी भी तरह से हमें बहुत सर्व करना शुक्रिया है। सर। और आप देखिए, आज की डेट में भी भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जी, irrespective of Trump, irrespective of what is happening outside. बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी को आमंत्रित करता हूं। कौशिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कठिन परिस्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? देखो, अनिल जी ने जो कहा कि जो भारत को करना चाहिए, बड़ा संयम होकर के भारत अपने कदम बढ़ा रहा है। जो भी उसको निर्णय लेने चाहिए, मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते जो मैंने देखा है, परखा है, बहुत ईमानदारी से भारत सरकार ने निर्णय लिए हैं। और आप देखेंगे कि जितना भी व्हाइट हाउस से, अमेरिका से, चाहे कितने भी बड़े लोगों ने कोई भी बयान दिए, लेकिन हमारे भारत सरकार के केवल और केवल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ने उनका जवाब दिया। न विदेश मंत्री दे रहे हैं, न प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी, एक बड़ा देश होने के नाते, नहीं, ये लोकतांत्रिक हमारा देश होने के संयम है, नाते, ये हमारी पॉलिसी है, या हम दबाव में हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि दबाव में है। या दबाव में होते तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें अमेरिका की हमने मान ली होती। और टैरिफ लगाने के बाद हमने दूसरे रास्ते खोजे, न कि समझौते के रास्ते पर हम बढ़े, न समझौते की टेबल पे हम आए। आप देखेंगे कि पिछले एक वर्ष से तो एक टेबल पर जो व्यापारिक समझौते होने जा रहे हैं, उस पर भी हमने बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई है। तो संयमित होकर के जो सरकार निर्णय ले रही है, मुझे लगता है कि उसकी तारीफ की जानी चाहिए। कोई भी एक ऐसा बयान हमारी तरफ से नहीं आया, हमारी सरकार की तरफ से नहीं आया, जिससे कि विश्व बिरादरी में उसकी बेइज्जती हो। बड़ा गांव की भाषा में बोलता हूं उसको, ऐसा कुछ नहीं कहा। कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अच्छा, स्तर पर भारत नहीं के कहा ही कि तरह सब दुनिया के दूसरे मुल्कों और कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं। क्या 2026 बहुत बड़े टर्बुलेंस का इशारा है? क्योंकि ट्रंप यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं।
ये दूसरी चीजें ब्रजेश जी, आप समझिए कि वहां चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो स्थितियां वहां बदली हैं और जो उनका उन्हीं के देश में जो विरोध हो रहा है, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि राजनीतिक रणनीति उनकी रही हो, लेकिन राजनीतिक रणनीति ये फेलियर साबित होगी। क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कई दशक से अमेरिका की जो स्थिति चल रही थी, जैसे हमारे देश के साथ आप देखिए, बहुत संयमित होकर के हम आगे बढ़ रहे थे। बहुत सारे हम वरिष्ठ पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक या रक्षा विशेषज्ञ मानने को तैयार नहीं थे कि अमेरिका पर भरोसा किया जाए, लेकिन भरोसा करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमने क्या देखा, और जो अभी संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि अमेरिका से ही उसका जवाब मिलेगा। जी। अब दूसरे राजनीतिक दल की सरकार आएगी या दूसरे उनके नेता होंगे, वो देखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ खोया है ट्रंप ने, इसको पाने के लिए कई दशक अमेरिका को प्रदेशी लग गए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं संजीव श्रीवास्तव जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। संजीव जी, वही प्रश्न मैं आपसे भी करना चाहता हूं और उसका जवाब भी आपसे चाहिए कि इतने कठिन वैश्विक परिस्थितियों में भारत जैसे मुल्क को क्या रुख अख्तियार करना चाहिए और हमको किस तरह से परिवर्तन की विदेश नीति में आवश्यकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत सरकार की आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, उसकी जो विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, आर्थिक नीति हो, बेहद असफल है। और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भी जिस तरीके से भारत ने अपनी विकास की दर को बना करके रखा है और आज के इस कठिन दौर में भी भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। आज का ये जो नया भारत, जाहिर है कि पेरीफेरी पर बैठ करके घटनाओं को सिर्फ देखने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव और एक जिम्मेदारी के साथ विश्व की घटनाओं के साथ एंगेज करते हुए उसको सकारात्मक तरीके से शेप करने के नीति पर चलता है। और मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि आज का जो वैश्विक परिवेश है, उसमें आपने जो प्रश्न पूछा है, जो कार्य हमें करना है वो ये कि हमें अपनी जो कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर है उसको तेज गति से विकसित करना है। यानी हमें विकसित भारत को बनाने का जो लक्ष्य है उसकी तरफ तेज गति से कदम बढ़ाना है, वही मूल मंत्र है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की तरफ हमें लगातार कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन जो वैश्विक जो परिवेश है और वैश्विक जो राजनीति है, उसमें हमारी जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्तता है, उसको जाहिर है कि भारत पहले से ही ऐसा कर रहा है। और हम अगर शीत युद्ध के समय में भी जाएं तो जो गुट निरपेक्षता थी वो भी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ही एक्सरसाइज हम तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भविष्य में भी हम ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही जो अपनी आत्मनिर्भरता, विकसित भारत को, कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करने का जो हमारा विजन और हमारी जो सूझबूझ के साथ वैश्विक राजनीति को शेप करने की जो हमारी रणनीति है, वसुधैव कुटुंबकम की भी जो भावना है, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की जो की भावना और विजन है, वो भारत को एक कमिटी ऑफ नेशंस में जो डिजर्विंग प्लेस जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको जरूर दिलाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये जो कठिन दौर अवश्य है, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में अवश्य कहना चाहता हूं ब्रिजेश जी। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं वो बड़े गहरे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान में इम्पीचमेंट के भी प्रावधान है। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट इस बात को भविष्य में अगर डिटरमिन करता है कि अगले 3 वर्षों में ये राष्ट्रपति अमेरिका का पूरा बेड़ा गर्क ही करने वाला है, तो उनका इम्पीचमेंट भी हो सकता है। ऐसी संभावनाओं को मैं रूल आउट नहीं करता। मैं अंत में बस यही कहना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं रूलिंग पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, वर्तमान जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ट्रंप की वजह से दुनिया के सामने है, सिर्फ हमारे सामने ही नहीं, अदर कॉन्टिनेंट्स के सामने भी, मुल्कों के सामने है, एक कंट्री के रूप में क्या हम सही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम अमेरिका के दबाव में हों? देखिए, पहले एक बात उठ रही है कि अमेरिका के दबाव में हैं हम लोग, मोदी जी दबाव में हैं, तो मैं उसको इस तरह से बताना चाहता हूं। अभी लुटनिक जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, मतलब वहाँ के वाणिज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट आया और मनीष अपने हिंदवी भाई जी को जरा गौर से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, ट्रंप से बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मोदी जी जैसा नेता मिलना बड़ा मुश्किल है। क्यों नहीं एग्रीमेंट हो पा रहा है, मैं भी बता देता हूं और आप सब जानते भी होंगे कि अमेरिका चाहता है कि भारत का जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो खुल जाए।
लेकिन मोदी जी कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा, हम किसानों का बिल्कुल अहित नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, चाहे एग्रीमेंट हो या ना हो। मोदी जी बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, ना यहाँ डेयरी सेक्टर को खोलने वाले हैं, ना एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलने वाले हैं। उस एग्रीमेंट, वो जो FTA है होना, फ्री ट्रेड वो हो जाता, लेकिन मेन एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलने को चाह रहा है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है। और अमेरिका जानता है कि भारत को हम छोड़, मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा, हम भारत को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि भारत दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, अमेरिका छोड़ना भी नहीं चाहता। और हिंदवी जी को मैं जानकारी उनकी अपडेट करना चाहता हूं कि 22 देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, आपको जानकारी दे रहा हूं। दूसरी बात, भारत की GDP जिस तरह से बढ़ रही है, आपको जानकारी है, मैं बोलना नहीं चाहता, भारत की वर्ल्ड में रैंकिंग 4थे नंबर पे, जापान को छोड़। नहीं, सुन लीजिए। सर, अब और 10 सेकंड में खत्म कर लो एक्सपोर्ट, सर। नहीं, एक्सपोर्ट हमारा Thank you, सर। 6% से ज्यादा अमेरिका को सर, बढ़ गया धन्यवाद इसके सर, बहुत बाद भी। धन्यवाद सर, और thank you, अगर सर। आप नहीं समझना चाहते, इंदिरा जी को Thank you, रिचर्ड सर। निक्सन ने 10 सेकंड, रिचर्ड निक्सन ने आधे घंटे इंतजार कराया था ओवल ऑफिस से बाहर। सर, वो धन्यवाद। भारत का 45 मिनट इंदिरा जी का उनकी नहीं, खटिया खड़ी कर दी थी इंदिरा इंदिरा जी का गांधी ने। नहीं, भारत का अपमान हुआ था, हमारा अपमान हुआ था। आप मोदी जी का अपमान धन्यवाद। करिए, पूरा पढ़िए, मुबारक। पूरा लेकिन पढ़िए, इंदिरा जी पूरा का पढ़िए। अपमान हमारे देश का अपमान था। आपकी सोच धन्यवाद। हमारी सोच में यही अंतर है। जब 45 सर, मिनट, आधा घंटा सर, रिचर्ड निक्सन ने बैठाया आपने था, मुझसे 10 आपकी सेकंड हैसियत मांगा। ये थी। सर, आपने 10 सेकंड मांगा, मैंने 1 जी, मिनट मैं दिया। इनको आईना दिखाना चाह रहा हूं। आप शांत हो जाएं और अब आप बोलें सर। पहले ये आईना खुद देख लें। नहीं, आप उसके सर, अरे चलिए। अब आप, मैं बीच में नहीं बोला। इंदिरा Cool जी down, को सर, आधा ये कोई घंटा इंतजार political debate कराया, नहीं है। उसके बाद 45 मिनट इंदिरा जी ने उनको इंतजार कराया। भूल के पूरा इतिहास अरे पढ़ा कहाँ करिए, साहब, पूरा आप इतिहास कर पढ़ा रहे हैं, करिए। और अरे आप रिचर्ड लुटने निक्सन आए नहीं यार। अरे रुक जाइए, अरे आए नहीं, उसी क्यों अमेरिका झूठ में, बोलते? उसी अमेरिका नहीं, में मैं गलत नहीं बोल, आप रिचर्ड निक्सन आए नहीं बीच यार। में मत बोलिए। मैं ना, आपके कब बोला, आए? डेट बताइए आप। सर, 1 सेकंड रुको। मैंने कहा डेट उसी अमेरिका बताइए। में, संजय नहीं, जी, नहीं, उसी मैं अमेरिका में। पकड़ूंगा आपको। संजय जी। मैं पकड़ूंगा, आप पहले झूठ बोलने बोल रहे दो, बोलने हैं। दो। कब आप आए झूठ रिचर्ड बोल रहे हैं। निक्सन? एक नहीं, सेकंड, रिचर्ड आप निक्सन रुको, कब आए रुको, थे? रुको 1 सेकंड रुको। उसी अमेरिका में इंतजार अरे करा। आप मुझसे बात करिए। लुटनिक वाली बात का अरे खारिज कर नहीं, दूं हाँ, एक- लुटनिक ने कहा है। देश आप का गलत मामला। बोलेंगे, मैं अरे रुक कोई भी जाइए, प्रधानमंत्री जो बोलूंगा किसी उसको के साथ प्रूफ कर ऐसा दूंगा। रुक व्यवहार जाइए एक नहीं। मिनट। जी। इंदिरा जी का अपमान हमारा अपमान था। नहीं, इंदिरा जी का कोई अपमान नहीं हुआ था। इंदिरा जी ने अपमान, आधा इंदिरा जी घंटा हमारी सक्षम दिए प्रधानमंत्री को अपने बैठा अपमान दिया का गया। जवाब देने अगर के आप लिए। इतने बेशर्म हैं, इंदिरा तो आप जी नहीं मानते तो मत बेशर्मी मानिए। आप लोग दिखाते हैं। नहीं, वो नहीं। कह रहा, ट्रम्प कह रहा है कि कुछ नहीं है इसके अंदर, ट्रम्प की गिड़गिड़ा बोलने रहे। की। क्या और बोलता है, आपकी बकवास करता है। आपकी बेइज्जती नहीं हो रही अरे है। क्या बेइज्जती है? लुटनिक ने क्या दिया? लुटनिक ने तभी कहा आप तो है, आप देखिए बोल रही ना, है। लुटनिक ने कहा तो है, ट्वीट किया तो है, देखिए अरे ना, क्या लुटनिक ने झूठ कहा बोलते हैं आप है लोग? कि जो फार्मास्यूटिकल्स आप बना सर, रहे एक हैं, दूसरे की उसका- बेइज्जती उसमें करके तो- क्या नहीं, नहीं, देश की बेइज्जती कर अब रहे आप हैं। शांत हो ये जाओ। देश की बेइज्जती आप कर रहे हैं। बेइज्जती कर रहे हो रुक जाइए, संजय भाई। एक मिनट अब रुक आप जाइए। शांत हो जाओ, आप बोलो सर। पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। नहीं तो पर्सनल वो कर रहा है, आप मैं नहीं हो कर रहा गया, हूं। अब नाउ आगे मैं बढ़िए। तो लेकिन मुद्दे पे झूठ बात नहीं क्या बोलने चाहते दूंगा हैं? आपको। एक मिनट, ट्रम्प एक क्या चाहते हैं? लेट नाउ कंप्लीट। सुनिए, फार्मास्यूटिकल की बात जो लुटनिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारा तो कंपोनेंट चाइना से आ रहा है। अरे साहब, एग्रीकल्चर में मामला अरे अटका हुआ ये है। देखिए क्या ना, बात कर रहे हैं आप आप? रुक जाइए, आप बीच में पहले मत तो बोलिए, ऐसे नहीं थे, बीच में आज मत क्या हो बोलिए। गया? और आप बोलने जिस दो। ग्रोथ डेटा बड़ी ये लोग- डिबेट है। आपकी आप बहुत डिबेट बड़ी में मैंने डिबेट इनको है। बोलने एक दिया। मिनट, एक मिनट। अब आप भी सुनो, जिस थोड़ा ग्रोथ- संयम हमारे जिस पास सुनने ग्रोथ का भी हो। डेटा की ये बात कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्रेड सी में डाल दिया है कि आपका डेटा विश्वसनीय नहीं है। एक मिनट अच्छा। रुक जाइए, अरे एक मिनट रुक हम जाइए। आज ट्रम्प की बात अरे एक मिनट रुक जाइए। नहीं हाँ, ये देखिए, एक बात सुनिए, जो आपके यहाँ बातें होंगी उसके जवाब तो मुझे देने पड़ेंगे हाँ, ना, एक बिल्कुल, विपक्ष के तौर बोलें, पर। आप ये सारे लोग डेटा डेटा डेटा, उस डेटा को ग्रेड सी में डाला है, चेक कर लें लोग। अगर नहीं होगा तो डिबेट में नहीं होगा दोबारा। ग्रेड सी में डाल दिया है आईएमएफ ने आपके डेटा को। ट्रम्प वाले पे आओ। ट्रम्प वाले पर यह है कि डोंट बी पर्सनल, कोई नहीं, पर्सनल। नहीं, ये पर्सनली ये तो डेटा है ना। हाँ, बोलो। आईएमएफ ने ग्रेड सी में डाला है। यस, ओके। ये भी गलत है। अरे मैं इसको बोलूंगा सिर्फ नहीं। personal कहता हूं, दोबारा ट्रम्प नहीं पे आऊंगा। बोलना है आपको। हाँ, देखिए, ट्रम्प पूरी तरीके से ये जो बार बार कह रहे हैं, जो आप एक बड़ा अच्छा सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये स्वैच्छिक है या दबाव में है। दबाव में इसलिए है क्योंकि कोई भी डिप्लोमेसी ये नहीं कहती कि आप अपमान सह कर रिश्ता बनाए रखिए। रोज अपमानित कर रहा है आपको। पर और क्या सुनिए, अमेरिका एक जैसे मिनट। देश से रिश्ता आदरणीय तोड़ना संजीव ठीक जी है? ने कहा कि साहब सिर्फ मसला ट्रेड का है। ट्रेड का मसला नहीं है, वो आपके इंटरनल पॉलिसी मैटर्स और स्ट्रेटेजिक मैटर्स में इंटरवीन नहीं कर रहा है। जब वो कह रहा है कि जो सीज फायर हुई मैंने कराया। राहुल गांधी टूल है उनके। अरे भाई, अब फिर एक मिनट रुक फिर आप जाइए। अगर देखिए, फिर ये बिल्कुल अगर राहुल बोलोगे जी तक तो जाएंगे तो बहुत बड़ी मोदी जी debate को उल्टा कर सीधा रहे हैं बोलूंगा, आप। फिर बात ना, पर्सनल हो जाएगी। आपको फिर बात पर्सनल- पर्सनल हो जाएगी। नहीं नहीं, आप आप इंटरनेट नहीं, बात पर्सनल हो जाएगी। सर, आप थोड़ा संयम बरत लेंगे जी, आप बोले। मैं आपके पॉलिसी पर एक सीधा जवाब दे रहा हूं कि आदरणीय संजीव जी ने कहा खाली ट्रेड का मसला है। आप बताइए ब्रिजेश जी, अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ हमारे ट्रेड का यहाँ ये कह मसला रहा है कि नहीं ceasefire है, में- ये आप गलत कह रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। सर, अच्छा, सिर्फ ठीक है, ट्रेड का किसी ने मसला कहा, मैं माफी अच्छा, चाहता हूं, किसी 20 ने कहा, यहां कहीं ये बात आई सर, 20 कि मसला सेकंड ट्रेड का है। सवाल सिर्फ ये है कि वो ये कह रहा है कि सीज फायर 31-32 बार उसने कहा ट्रेड सीज फायर मैंने कराया। क्या ये ट्रेड का सिर्फ मसला
मसला है
क्या स्ट्रेटेजिक मसला नहीं है कि वो इंटरवीन कर रहा है हमारे स्ट्रेटेजिक मामलों में, और हम चुप बैठे हैं और उसको साहब बहुत बड़ी वाहवाही बता रहे हैं कि हम इसलिए चुप हैं क्योंकि हमारा साहब थैंक यू सर, रिलेशन बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल इशूज़ पे आप सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कि इतने सब्र संयम के साथ आपने ये परिचर्चा देखी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको अमेरिका से वापस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश लाएंगे। वहाँ आपको मथुरा ले चलेंगे जहाँ एक व्यक्ति ने ऐसा कारनामा कर दिया कि जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक युवक को सांप ने काटा, उसने सांप की गर्दन दबोची, अपने जैकेट के भीतर घुसाया और सांप को लेकर पहुंच गया अस्पताल और पटक दिया डॉक्टर के टेबल पे कि ये सांप है, इसी ने मुझे काटा। तो देख कर दृश्य आप दहल जाएंगे कि भारत है, एनीथिंग पॉसिबल। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। पत्नी ही निकली।